पर्याप्त मात्रा में क्रूड अवेलेबल है। सभी रिफाइनरीज हाईएस्ट कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं। हमारे पेट्रोल पंप नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं, कहीं कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारे पास कोई कमी नहीं है, तो वो उपलब्ध क्यों नहीं करा पा रहे? हमारे विपक्ष, विशेष करके इंडियन नेशनल कांग्रेस, विपत्ति काल में भी देश में राजनीति करने से पीछे नहीं हटता। एलपीजी संकट को पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। इसमें भारत का कोई योगदान नहीं है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति हुई है, उस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में आज हम सब लोग जानते हैं कि ये क्राइसिस आया है। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। देखिए, सोच कर देखिए, छोड़ दीजिए बीजेपी, कांग्रेस, पॉलिटिक्स, सारी चीजें छोड़ दीजिए। एक बार को सोच कर देखिए, ट्रंप ने जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए ट्रंप ने पूरी ताकत लगा दी। यहां तक कि नाटो को धमकाने लगे ट्रंप की, साथ आओ वरना नाटो का भविष्य बहुत खराब हो सकता है, बहुत बुरा हो सकता है। सब किस लिए? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए। जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दुनिया के जहाज जो है ना, ज्यादातर देशों के हिल नहीं पा रहे हैं, वहीं खड़े हैं। ये देखिए आप, बंदे में दम, वंदे मातरम कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की कूटनीतिक शक्ति, नए भारत की कूटनीतिक ताकत का सबसे बड़ा प्रमाण, तिरंगे की ताकत का सबसे बड़ा प्रमाण। ये देखिए, उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करके ये शिवालिक जो है शान के साथ भारत पहुंच चुका है। उसी जगह से, उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के दो जहाज 92,700 टन मीट्रिक टन एलपीजी लेकर उसी रास्ते से भारत आ रहा है। एक तो पहुंच गए, देखिए तस्वीरें आप, ये देखिए आप, शिवालिक एलपीजी 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत पहुंच चुका है, पहुंच गया है। टोटल है 92,700। ये एक दो दिनों की बात कर रहा हूं, अभी कल एक और आएगा। कल नंदा देवी करीब 47,000 मीट्रिक टन एलपीजी गैस लेकर कल भारत आ रहा है। यानी जो रास्ता दुनिया के तमाम देशों के लिए बंद है, ज्यादातर ईरान, वो रास्ता भारत के लिए, या कह लीजिए पीएम मोदी के सिर्फ एक फोन से दोनों जहाजों के लिए खोल दिया। तीसरा जहाज उसी रास्ते क्रूड ऑयल लेकर भारत आ रहा है। अच्छा, ऐसे कैसे संभव हुआ? कुछ लोग कहेंगे नहीं, ये तो एआई की तस्वीरें होंगी, ये सब तो हो ही नहीं सकता, ईरान के साथ तो हमारे रिश्ते खराब हो गए थे, ये हो गया था, वो ईरान तो बहुत नाराज चल रहा था। लोग ऐसे कुछ भड़काने वाले भी थे। मगर आप सोच कर देखिए, ऐसा कैसे संभव हुआ? क्या बिना दमदार विदेश नीति और कूटनीति के ये संभव हो पाता? एक बार को सोच कर देखिए आप। अब विदेश नीति को फेल बताने वाले कहां अंडरग्राउंड हो गए हैं। मतलब जो कह रहे थे कि ईरान से तो रिश्ते खराब हो गए हैं, या वो लोग अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में ईरान को भारत का दुश्मन साबित करने पर तुले हुए थे, ईरान को उकसाने में लगे हुए थे कि देखो भारत तो इजराइल और इसके साथ खड़ा है। हमारे देश के कुछ नेता, यहीं के ऑपोजिशन के, भारत को ईरान विरोधी साबित करने में तुले हुए थे कि कल को गैस आ गई ईरान से तो मोदी को कैसे कोसेंगे, मोदी को घेरने का मौका हाथ से निकल जाएगा। लोगों को गैस मिले ना मिले, मोदी को घेरने का मौका हाथ से ना निकल जाए। साहब, उनकी आंखों में आंसू लाने वाली गैस आ रही है। ऐसे दुष्प्रचार ब्रिगेड की आंखों में आंसू लाने वाली गैस भारत पहुंच रही है, पहुंच चुकी है, शिवालिक आ गया है। यानी मोदी सरकार देश को एलपीजी वाले पैनिक से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है वो भी सुनिए। एलपीजी को लेकर इस कदर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई, पैनिक मोड में लाया गया देश को। मैं ऐसा करता हूं, कुछ कहने की जरूरत नहीं, आपको दो उदाहरण देता हूं मैं, जल्दी से देखिएगा। एलपीजी संकट को लेकर कांग्रेस ने पिछले 4 दिनों में 2 बार पोस्ट डिलीट की, या हिट विकेट हो चुकी है कांग्रेस 2 बार एक्सपोज हो चुकी है। पहला तो ये दुष्प्रचार कैसे हुआ था समझिए। पहला तो ये तो सबको याद ही होगा। इसमें क्या हुआ था, 11 मार्च को कांग्रेस ने एलपीजी संकट पर यह तस्वीर पोस्ट की, जिसमें लिखा कि मोदी की लाइन लगाओ योजना, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो हॉर्मुज में भी मुमकिन है, वैसे ध्यान रखिए, लेकिन यह था मोदी है तो मुमकिन है। नीचे जो तस्वीर नजर आ रही है ना आपको, नीचे जो तस्वीर है जिसमें लोग लाइन लगाकर खड़े हैं, वो तस्वीर निकली 2011 की।
ये दुष्प्रचार था, फिर डिलीट करके भागना पड़ा, डिलीट किया। कांग्रेस मतलब लोगों की लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। बाद में पता चला साहब ये कांग्रेस ने 2011 में अपनी सरकार के दौरान एलपीजी के लिए लंबी लंबी लाइन की तस्वीर पोस्ट कर दी, डिलीट करे। चलिए आगे नेक्स्ट और पढ़िए, अब सुनिए आज की खबर। उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस के पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन, वो तो बहुत सीनियर लीडर है, पवन खेड़ा, ये पोस्ट भी डिलीट कर दिया। पवन खेड़ा जी ने डिलीट करना पड़ा। सोशल मीडिया पर एक आप कह लीजिए अनसोशल और ऐसा पोस्ट किया कि शिवालिक और नंदा देवी, ये जो शिवालिक आ गया, जो नंदा देवी आने वाला है, ये जो जहाज है एलपीजी लाए हैं, उनकी जो डेस्टिनेशन है वो भारत नहीं अमेरिका जा रहे हैं जी। लोगों ने सच बताया, चुपचाप डिलीट, पोस्ट डिलीट। 2 बार ऐसा हो चुका है। ये बात इसकी नहीं है, आप समझिए इस वक्त ये सब क्यों किया जा रहा है। एलपीजी संकट को लेकर कांग्रेस और अन्य विरोधी भारत में जो पैनिक बटन दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका असर भारत में दिखा। पैनिक बाइंग शुरू, अच्छा ये देखिए आंकड़े, 10 मार्च 50 लाख, फिर 55, फिर जो है 88 तक पहुंच गया। हालांकि अब थोड़ी अवेयरनेस आ रही है कि नहीं ऐसा संकट नहीं है साहब, पैनिक बाइंग मत करिए, गुमराह मत होइए, आप जो है इस दुष्प्रचार के कूच चक्र में मत फंसिए। अब समझ में आ रहा है, देखिए 88 से 77, अब 77 लाख, 50 से 88 पहुंच गया था, अब 77 लाख 14 मार्च। यह स्थिति तब है जब दुनिया के बड़े बड़े देश हैरान है कि भारत, अमेरिका और ईरान दोनों को एक साथ कैसे साध रहा है। जिस हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवा पाने में अमेरिका नाकाम, वहां से भारत के जहाज शान के साथ तिरंगे की ताकत दिखाते हुए ईरान अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ, वो कैसे भारत के साथ। भारत देखिए, भारत अमेरिका के साथ भी, इजराइल के साथ भी, भारत ईरान के साथ भी। दुनिया देखकर हैरान है कि अब सुनिए, आप जानते हैं युद्ध की वजह से अमेरिका में तेल के दाम कितने बढ़ चुके हैं? 16.5%। भारत में कितने बढ़े हैं सोचिएगा। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़े होंगे, पता नहीं बढ़े क्या। चीन में तेल की कीमतों में लगभग 10.5%, दिखाइए अमेरिका 16.5%, चीन में 10.5%। कनाडा में लोगों को पेट्रोल डीजल के लिए लगभग 28.5% ज्यादा चुकानी पड़ रही है कीमत। जर्मनी में तेल के दाम 13%। पाकिस्तान में तो भूल ही जाइए, पाकिस्तान में तो तेल का आपातकाल है। लेकिन भारत में तेल की कीमतें कितनी बढ़ी, अपने आप से पूछिए एक बार को। अंडा 1 रुपया नहीं। हालांकि एलपीजी संकट की बात सरकार ने मानी है, बिल्कुल हो सकता है। सरकार ने भी कहा कि देश में एलपीजी ड्राई आउट की स्थिति नहीं है और घरेलू एलपीजी की सप्लाई लगातार जारी। किसने कहा, कुछ कहा, एक बार वो सुन लीजिए, फिर डिबेट शुरू करेंगे। सुनिए। मुझे दुख है कि हमारे विपक्ष, विशेष करके इंडियन नेशनल कांग्रेस, यह विपत्ति काल में भी देश में राजनीति करने से पीछे नहीं हटता। यह विपत्ति कोई भारत के कारण नहीं आई है, इसमें भारत का कोई योगदान नहीं है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति हुई है, उस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में आज हम सब लोग जानते हैं कि ये क्राइसिस आया है। एलपीजी संकट को पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। इसका असर गरीब और कमजोर तबकों के मिडिल क्लास, आम घरों, रेस्टोरेंट, हॉस्टल्स और कमर्शियल यूजर्स पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। भारत अपना कुल, देखिए अजय आलोक हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हमारे साथ लाइव हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। प्रदीप भंडारी, माफ करिएगा, प्रदीप भंडारी हमारे साथ। प्रदीप भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ सोमनाथ भारती हैं, आम आदमी पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं। सोमनाथ जी बहुत बहुत स्वागत। हर्षवर्धन त्रिपाठी, हर्षवर्धन जी आपका बहुत बहुत स्वागत, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और साथ ही हमारे साथ अजीज खान, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे पीछे अखिलेश जी की तस्वीर के साथ। अजीज भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सोमनाथ भारती, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। आप तो ईरान से लगभग आपने तो युद्ध करवा दिया था, इतने बुरे हालात थे, रिश्ते हमारे खराब हो गए थे, मुझे याद है 2-3 दिन पहले आप मेरे साथ बैठे थे। तो ये क्या हो गया फिर, ये ईरान कैसे अलाउ कर रहा है? ये तो मतलब आप तो फेल्ड डिप्लोमेसी, नकली विदेश नीति, ये सब पता है कितनी गैस आई है सर, पता है आपको सोमनाथ जी? मैं तो इतना ही कह सकता हूं अमन जी कि अगर आम आदमी पार्टी को एक अमन चोपड़ा मिल जाए ना, तो भाजपा से कहीं आगे निकल सकता है। ठीक है, ऐसा है कि भाजपा के फेल्यूअर्स भी आप ऐसे ताम झाम लगा करके पेश करते हैं, देशवासियों को ऐसा आप वो समझाने का प्रयत्न करते हैं, परमात्मा आपको और ताकत दे, आप कुछ भी बेच सकते हो देश को। देखिए, ईरान के एम्बेसडर ने जो भारत में, उन्होंने क्या कहा, जब उन्होंने कहा कि भाई हम कंसेशन दे रहे हैं,
भारत के जहाज एक एक करके निकाल रहे हैं, उन्होंने कहीं भी देश के प्रधानमंत्री का या देश के विदेश मंत्री का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि भारत के लोग इस युद्ध में ईरान के साथ दिखे, इसलिए हम नहीं चाहते कि भारत के लोगों को तकलीफ हो। और बाय द वे अमन जी, सोमनाथ जी, मैं माफी के साथ आपको 22-23 जहाज वहां फंसा था। सोमनाथ जी, एक सेकंड में अपनी बात पूरी करिएगा कर पूरा, एक चीज, बस एक चीज, बात पूरी सर, कर आप लूं। बहुत 10 सीनियर है सेकंड दे सर दीजिए मुझे। सोमनाथ जी, 10 सेकंड दे दीजिए। आपकी इस बात पर यकीन मानिए सोमनाथ जी, पूरा देश, हर्षवर्धन जी, हम सब आप कह रहे हैं ये जो टैंकर आए हैं ये मोदी और नए भारत की वजह से नहीं आए। मोदी नहीं, अच्छा आ नहीं रहे थे तो मोदी जिम्मेदार बता था। दूं। नहीं, जब आ नहीं रहे थे तो मोदी को बता गाली, दूं। अब आ गए हैं। स्टेटमेंट किसका है? क्या ईरान के एम्बेसडर के स्टेटमेंट में कहीं भी मोदी जी का नाम है? अच्छा, बताइए ये- मुझे। ठीक है, पूरा कि उन्होंने धन्यवाद दिया मोदी जी का? ठीक। बताइए मुझे। कारण क्या है कि जब आप उनके सुप्रीम नेता मारे गए, उनकी हत्या की गई, आपको 7 दिन लगा शोक संदेश देने में। 165 बच्चों की हत्या की गई स्कूल में, आपको कई दिन लगे अपना शोक जाहिर करने में। आज ईरान ने और भी कहा है, उनके जो 3 टैंकर हैं आपके यहां वो वापस करिए, और कहा है ये दवाइयां लेकर के आओ। तो अब ईरान आपसे कोई ऐसे नहीं, कोई आपका डिप्लोमेसी काम नहीं कर रहा। ईरान कह रहा है ये लो और ये दो, बिजनेस करो। ईरान जो है वह आपके साथ नहीं दिख रहा। आपने इजराइल के साथ युद्ध के 2 दिन पहले खड़े थोड़ा सा होकर तरस आ रहा है आज आप के पर। भारत की ऐसी तैसी कर दी। थोड़ा सा तरस आ रहा है 80% सोमनाथ जी। एलपीजी और सीएनजी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता ये हो, आए कैसे? वहां का प्रधानमंत्री अगर इजराइल जाएगा 2 दिन पहले, सर ये तो गैस क्या होगा कैसे देश आ का? रही? ये एलपीजी के टैंकर क्या कैसे देश आ का गए? भला सोचा था आपने? ये सर, ये आपने तो लगभग कह रहे थे ना ईरान से हमारे रिश्ते अच्छा, खराब, ये ये वो मुझे कैसे आ बताइए, गए? ये गैस टैंकर अमन जी, कैसे आए सर सोमनाथ जी? कितने दिन चलेगा ये? नहीं, आ कैसे गए? मैं क्या आप लोग पूछ तो रहा कह हूं रहे थे वो तो माननीय देगा ही नहीं, आ कैसे ये- गए? ये बताइए मेरे को। मैं पूछ रहा हूं। बड़ा भाई, पहले आपने मुझे कहा, देखो जो पहले आए थे, जब मैंने कहा कि उसमें भारतीय झंडा नहीं था, तो आपने कहा नहीं सिर्फ 5% भारतीय झंडा होता है। आज जब भारतीय झंडा वाला आया तो आपने क्या कहा? भाई ईरान के जो एम्बेसडर क्या कह रहे हैं, हम भारतीय लोगों के साथ हैं, और इसलिए वो चूंकि इतने सारे भारतीयों ने बारिंग भी, देखो बीजेपी के लोगों ने तो गालियां दी ईरान को, सर बस एक चीज, जस्टिफाई कर रहे थे। ठीक है सोमनाथ जी, ठीक है, ठीक है सोमनाथ लेकिन जी, आज ये देश देख लिया। समझ गया मैं सर, मैं समझ कि गया। मुझे आप मुझे देखो, आप आज सीनियर पत्रकार मुझे हैं, आज बहुत डिप्लोमेसी सीनियर, बहुत सीनियर है। नहीं सर, मुझे मैं आज बहुत डिप्लोमेसी रिस्पेक्ट का करता हूं आपका। मुझे डिप्लोमेसी का एक नया चैप्टर आज पढ़ने को मिला है कि डिप्लोमेसी जनता के मूड पर चलती है। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं होती, ये जनता के मूड पर होती है कि उस देश के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तो हम यहां, मुझे नहीं पता था, आज पता लगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी बहुत उत्साहित है, अति मुझे उत्साहित एक है। स्टेटमेंट दिखा दे अमन जी। जी जी, मैं मानता हूं सर। ईरान के किसी भी नेता ने भारत का धन्यवाद किया हो? अच्छा, तो ये टैंकर कैसे, बताइए हर्षवर्धन त्रिपाठी दिखा जी, दे। आप लोग ऐसे ही मोदी को क्रेडिट देते रहते हैं। आप बताइए ना, ये जनता के मूड के चक्कर में टैंकर आ गए, आपने सुना सोमनाथ जी को? देखिए, मैं तो सचमुच, देखिए सोमनाथ भाई बहुत अरे बड़े ये वकील टैंकर कितने हैं। दिन चलेगा? हम लोग तो सामान्य पत्रकार हैं, तो ये तो वही कितने जिरह चलेगा? करके ऐसे वकील हैं, तो जज साहब के सामने भी करते होंगे, केस भी पलटवा देते होंगे, बदलवा देते होंगे। लेकिन जरा सोचिए, पहली लाइन में इन्होंने कहा कि भारत की जनता के शुभेच्छा में ये भेजा गया। यस। दूसरी लाइन में कहा 7 दिन लग गया, उनके नेता की हत्या हो गई, उस पर शोक संवेदना प्रकट करने में। और तीसरी लाइन में सबसे अद्भुत बात कहती, इनका तो केस ही खारिज हो गया होता अगर जज साहब के सामने ऐसे करते। तो उन्होंने कहा कि ये कोई वो नहीं है, ये तो इस हाथ ले और उस हाथ दे। तो भैया, कोई जनता को मानेगा तो इस हाथ ले और उस हाथ दे करेगा। मैं भी यही कह रहा हूं सोमनाथ जी, ये कोई कृपा ईरान नहीं कर रहा है। यस। संकट ईरान का है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के जरिए अमेरिका विरोधी या अमेरिका से परेशान, ट्रंप से परेशान देशों के समूह को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। और ये अगर जनता के लिए होता तो एक दिन के लिए भी क्यों रुकता? जल डमरू मध्य में एक भी जहाज एक भी दिन के लिए क्यों रुकता? जब और 28 तारीख को पहली बातचीत विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इजराइल के विदेश मंत्री से की, और उसी समय उसके तुरंत बाद ईरान के विदेश मंत्री से बात की। ईरान के विदेश मंत्री से भारत के विदेश मंत्री की अब तक 4 बार बातचीत हो चुकी है। ये भारत के विदेश मंत्री, आपने यूरोपीय यूनियन, जितने देश हैं उन सब के विदेश मंत्री, उन सब के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उन सब के क्राउन प्रिंस सबसे बात कर चुके हैं।
ठीक है। और कमाल की बात यह है कि महमूद पेजिशकियन से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई और भारत ने जो शोक संवेदना प्रकट की है, मैं फिर आपको करेक्ट करता हूं फैक्ट के तौर पर। जब ईरानी एम्बेसी में कॉन्डोलेंस बुक रखी गई तो उस पर हमारे विदेश सचिव जाके शोक संवेदना प्रकट की। ठीक है, ये होती है नहीं, ये डिप्लोमेसी। एक मिनट, एक लॉजिकल, अगर जनता के मूड से ही गैस भेजनी थी तो अटकी क्यों हुई थी? तब जनता का मूड, तब भी तो भाई ईरान के साथ तो हमारी दुश्मनी तो है नहीं। लेकिन मैं आज अमन एक भाई, चीज थोड़ा और मैं जोर एक चीज दीजिए ना। मैं एक चीज हाँ, जनता का मूड तो पाकिस्तान के साथ बड़ा अच्छा रहता है, कांग्रेस के समय में तो वो बम क्यों फेंकते थे? वाह, बड़ा कैसी लॉजिकल है। कुतर्क की बातें कर रहे हैं। चलिए ठीक है, एक मिनट, मैं प्रदीप भंडारी हैं, तहसीन पुनावाला भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन मुझे ना ये कहने में आज थोड़ा सा ये कहते हैं अनपॉपुलर सेंटिमेंट होगा, मैं खुलकर बोलता हूं, कुछ लोगों को बुरा लगेगा। मैं जानता हूं कि कुछ ताकतें इस तरह की थी, कुछ दुष्प्रचार ब्रिगेड थे जो नहीं चाहते थे गैस आ जाए। अगर आ जाती तो मोदी को कोसने का मौका हाथ से निकल जाता। इसलिए ईरान को दुश्मन साबित करने में ये लोग तुले हुए थे कि ईरान, भारत तो प्रो इजराइल है, भारत तो ये है, ईरान हमने ये नहीं किया, ईरान तो दुश्मन हो गया, ईरान ने ये नहीं किया। लेकिन नहीं, जो हुआ तस्वीरें सबके सामने है। ईरान भारत ईरान के खिलाफ नहीं था, ना है ना था, और अभी भी नहीं है। वो चीज हमको समझनी होगी। भारत बैलेंस्ड था। लेकिन पहले प्रदीप भंडारी, पहले आप जवाब दीजिए। नंबर एक, जो सोमनाथ जी बोल रहे हैं वो कांग्रेस ने भी बोला है और वो ईरान के राजदूत ने भी बोला कि ये जनता के मूड की वजह से सारी चीजें, कोई मोदी जी के चक्कर में गैस के टैंकर आ गए ऐसा थोड़ी ना है। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज मोदी जी ने नहीं, ये तो जनता का प्यार ईरान को लेकर ये है। देखिए अमन भाई, इतनी सीरियसली आप आम आदमी पार्टी को ले रहे हो और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ले रहे हैं, इतनी सीरियसली दिल्ली की जनता ही नहीं इनको ली, तभी जाके ये शीशमहल वाले बाहर चले गए। मैं इनकी सिर्फ फेक न्यूज एक्सपोज करता हूँ। इन्होंने क्या बोला, और ध्यान से सुनिएगा अमन जी, आपका शो देश देखता है, देश के नंबर 1 शो है, और ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा, मैं बहुत तथ्यात्मक बात करूं, इसके डिबेट छोड़ के चले जाएंगे। इन्होंने बोला ना कि ईरान के एम्बेसडर ने भारत की सरकार और भारत को धन्यवाद नहीं दिया, यही बोला ना इन्होंने। अब सुनिए, मार्च डेट नोट करिए, मार्च 13, 2026, ईरान के एम्बेसडर मोहम्मद फताली, और सुनिए कोट करूंगा अंग्रेजी में, फिर अंग्रेजी को हिंदी में अनुवाद करूंगा। इंडिया, सुनिए मेरी बात, एज एम्बेसडर इन इंडिया I say that government of India in this situation after the war helped us in different fields. हिंदी में, मैं ईरान का भारत में एम्बेसडर हूं और ये कहता हूं कि भारत की सरकार ने ऐसी स्थिति में जंग के बाद में अलग अलग फील्ड में हमारी मदद करी है। 13 मार्च 2026 ईरान के एम्बेसडर को, मुझे गलत प्रूफ कर दे या डिबेट छोड़े या देश की जनता से माफी मांगे। अरे कम से कम कभी तो जब देश का भला होता है तो खुश हुआ करो। हद हो गई है। टैंकर हिंदुस्तान में आ रहा है, हिंदुस्तान की जनता का भले हो रहा है और ये दुखी पड़े हुए। ये मोदी की एलपीजी है, ये मोदी की एलपीजी, ये लोग यूज नहीं करेंगे अब। ये मोदी की एलपीजी है। मत करो, नहीं मत करो, इनको बोलो जैसे वैक्सीन आई थी कोविड की, तो ये मोदी की वैक्सीन, तो ये अब मोदी की एलपीजी है। करो ना यूज। अच्छा, तहसीन भाई बोलना चाह रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं, सभी सबके लिए ऐसे थोड़ी ना भाई, देश सबका है। एलपीजी में बीजेपी की थोड़ी ना। तहसीन भाई थोड़ी चेहरे पे मुस्कान तो दिखा दो। अरे मैं समझता नहीं, जब भी देश का भला होता है इनके चेहरे डूब जाते हैं। तहसीन भाई में इनके थोड़ी सी खुशी। तहसीन भाई, ये जो चलिए ठीक है, ये जो तेल टंकर आया, तहसीन भाई आपने भी तस्वीरें देखी होंगी, आपके चेहरे पर भी मुस्कान आई होगी। बतौर कांग्रेस पार्टी नहीं, वैसे ही बतौर हिंदुस्तानी बहुत खुश हुए होंगे आप भी कि 92,000 मीट्रिक टन। तो आप तो फेल्ड डिप्लोमेसी और नकली विदेशी नीति, ये उसी का नतीजा है जो आप लोग कह रहे थे, फेल्ड डिप्लोमेसी और नकली विदेशी नीति, ये उसी के चक्कर में आ गए टैंकर। तहसीन भाई नहीं, या ये एआई तस्वीरें हैं? अमन जी सबसे पहले तो आपके साथ शो पे शिरकत करने का मौका मिला, शुक्रगुजार हूं। 2 या 3 चीज में जल्दी से कहना चाहता हूँ। एक तो एलपीजी का फुल फॉर्म जो इस सरकार ने कर दिया था, लापता गैस। आज जो टैंकर आए, इसके लिए सारे भारतीय, चाहे आप इस साइड हो उस साइड हो, सारे भारतीय खुश हैं और हम चाहते हैं कि और भी टैंकर आए। लेकिन अमन जी, ये टैंकर एक्चुअली क्यों आया, नंबर 1, और नंबर 2, ये सरकार किस तरह से फेल हुई। सबसे पहले शुरू करता हूं एक अच्छी बात है, मैं प्रधानमंत्री को साधुवाद देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री स्टेप इन किए, उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति से बात किया, तभी ये प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्व हुआ। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। अमन भाई, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर इस देश के सबसे खराब पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप पुरी जी थोड़ा सा अपना काम करते, थोड़ा सा ठीक अपना काम करते, तो ये समस्या देश पे संकट आती ही नहीं। ये प्रधानमंत्री को लगा कि वो इंटरवीन करे, क्योंकि हम
जानते थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होगा वॉर के कारण, और क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होगा हमारा जो 80% गैस आ जाता, हमें इसकी समस्या होगी, लेकिन उन्होंने कोई इसका प्रावधान किया नहीं। दूसरी चीज, ये बात सही है कि प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की, इसके बाद ये सोल्यूशन थोड़ा सा हमें सोल्यूशन मिला, लेकिन मेन चीज क्या है, हमने इसके बदले में क्या किया? 180 जो उनके सेलर्स थे वो हमने कल रात को एक स्पेशल चार्टर फ्लाइट से भेजा, और वो सही भेजना भी चाहिए। इसकी वजह से 3 टैंकर्स अभी आए, आज एक आया, कल एक आएगा, और एक टैंकर जो क्रूड ऑयल को लेकर आएगा वो आया है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, इस एपिसोड से भारत को क्या सीखना चाहिए? 2 चीज सीखना चाहिए। एक, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री पूरी तरह से फेल हो गई, इनकॉम्पिटेंट फेल पेट्रोलियम मिनिस्ट्री। दूसरा, इतना जो भाजपा के लोग कहते थे डाइवर्सिफिकेशन, हमारा डाइवर्सिफिकेशन हुआ ही नहीं है, क्योंकि अगर डाइवर्सिफिकेशन होता, आज ये समस्या, आज ये कठिन समस्या हम पर नहीं आती। हम कमर्शियल एलपीजी के लिए तैयार होते, हमें जो कटौती कमर्शियल एलपीजी में करनी है वो हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं तीसरी चीज अगले सेक्शन में। चलिए ठीक है, गैस नहीं आ रही थी तो मोदी को गाली पड़ रही थी, अब गैस आई है तो मोदी के लिए ताली बजनी चाहिए, है ना तहसीन भाई? ताली बजाएंगे अमन भाई? तहसीन, जब नहीं आ रही थी तो मोदी को गाली, अब आई है तो मोदी के लिए ताली। अमन जी, तहसीन भाई? अमन जी, नहीं, इसमें आप सोचिए अमन जी, मैं सोच कि लिया प्रधानमंत्री को नहीं आ रही थी हस्तक्षेप करना गैस, पड़ा। इतने इनकॉम्पिटेंट फॉरेन मिनिस्टर, इतने इनकॉम्पिटेंट बात वो नहीं है, बात वो नहीं है तहसीन भाई। पहले नहीं आ रही थी तो मोदी को गाली, मोदी ये मोदी वो, अब आ गई तो जनता को ताली या मोदी को ताली? बिल्कुल उनकी गवर्नमेंट है। नहीं, एक मिनट अमन भाई मैं फिर से आपको कहता हूँ, नहीं, अगर वो हमने 180 सेलर्स को हमने कल रात को छोड़ना पड़ा, हमें मैं कह रहा हूँ वो डिप्लोमेसी में अपने देश का देखता है तहसीन भाई, मैं समझ गया सारी चीजें। बोलिए ना, मोदी को ताली, मोदी के लिए ताली बोलिए, मैं आगे बढ़ूंगा। आज मोदी के लिए ताली, हर डिबेट में आकर मोदी को गाली, कॉम्प्रोमाइज। आज बोलिए कॉम्प्रोमाइज नहीं, सबसे कॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर, बोलिए बात खत्म। आज तो आप भी खुश हैं, गैस आई है भाई, संकट 65 लाख सिलेंडर भरेंगे। अमन भाई, अगर आप चाहते हो कि मैं बोलूं कि मोदी जी को ताली, तो फिर हमें कहना चाहिए सबसे खराब पेट्रोलियम मिनिस्टर। नहीं बोलेंगे, चलिए ठीक है। अब मैं अजीज खान पे जाऊं, उसके बाद प्रदीप बोलिए, प्रदीप जवाब दे दीजिए। सोमनाथ भारती जी और अजीज खान आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले आप जवाब दे दीजिए प्रदीप जल्दी से, फिर अजीज भाई के पास जाना है, फिर सोमनाथ जी आ रहा हूं। मैं देखिए, मैं तहसीन पुणेवाला की बात पे इसलिए गंभीरता से नहीं लेता क्योंकि इनके महानायक राहुल गांधी हैं। सुनाता हूं कि कैसे इस वक्त पेट्रोलियम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया में इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाए। 80 से ज्यादा कंट्रीज में पेट्रोल के दाम बढ़े, भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े। पहली चीज, ग्लोबल क्रूड प्राइसेस 50% से ज्यादा जो है उनका रेट बढ़ा है, भारत के अंदर जो है रेट नहीं बढ़ा है। 20% वर्ल्ड का ऑयल सप्लाई हर्ट हुआ है, तब भी भारत के 30 करोड़ से ज्यादा डोमेस्टिक कंज्यूमर्स तक एलपीजी पहुंच रहा है। कांग्रेस पार्टी के शासन काल के अंदर जब कोई ऐसा बड़ा क्राइसिस नहीं था, कांग्रेस पार्टी के समय एलपीजी के रेट 1213 थे, आज की तारीख में एलपीजी के रेट 913 है। इनको तो जाके आरती उतारनी चाहिए हरदीप पुरी जी की, जयशंकर जी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। अगर कांग्रेस होती तो ईरान में आईएए के ऊपर सैंक्शन लगवा देती और जाके ईरान जो है $1 मिलियन की फाइन हिंदुस्तान पे कर रहा था, जैसे कांग्रेस पार्टी की सारी चीजें। ठीक है अजीज भाई, कैसे आ गए ये ईरान से तो बड़े खराब हो गए थे रिश्ते, आप भी थे मेरे साथ डिबेट में, ईरान ने तो दुश्मन हो गया था, ये सारी चीजें ये कैसे आ गए, फिर कैसे भेज दिए भाई ये भारत को छूट हॉर्मुज रूट? अभी अमन भाई कह रहे थे, आप कह रहे थे कि मोदी जी के लिए ताली, मैं तो आपके लिए ताली लगाना चाहता हूं। मैं ईमानदारी की बात बता दूं, जिस तरह जैसे आयरन डोम नहीं है, इजराइल में आयरन डोम है, वो जो अटैक हो रहा है उसको रोकता है। ईमानदारी की बात बता रहे हैं। अभी जैसे सोमनाथ जी कह रहे थे कि अगर आप जैसा एक शख्स उनकी पार्टी में हो तो हो सकता है वो पार्टी पता नहीं कहां पहुंच जाए। मैं कह रहा हूं आप जैसा शख्स अगर समाजवादी पार्टी में हो तो ईमानदारी की बात बताएं, जो मेरी 37 सीटें आई थी वो 50 में कन्वर्ट हो जाती। नहीं दुष्प्रचार नहीं टिकता लंबा। अरे सर नहीं सर सुनिए ना, इसके लिए मुझे प्रॉब्लम होगी सर। अमन भाई, अरे नहीं सच होगा तो ही दुष्प्रचार सुनिए सर, अरे सर सुनिए सर, 28 टैंकर वहां खड़े हुए हैं, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि 4 पश्चिमी इलाके में और 24 जो है पूर्वी इलाके में, 28 हैं खड़े हैं इसमें, और 611 जो क्रू मेंबर है वो है। एक बात आप जानिए, एक बात आप ये भी समझ लीजिए कि इस मुल्क का जो कंजम्पशन है वो 28 से 30 लाख मीट्रिक टन है एक महीने का। 92,000 मीट्रिक टन आया हुआ है, मुश्किल से एक दिन सवा दिन का ये कंजम्पशन है पूरे देश का, इससे ज्यादा का इंतजाम नहीं हुआ। एक बात आप समझिए, उस पे इतना थाली
आप समझिए, देश में हाहाकार मचा हुआ है, राम रसोई बंद हो गया, गुरुद्वारों में जो बेचारे गरीबों को खाना मिलता था, लोगों को खाना मिलता था, वो नहीं मिल पा रहा है, रेस्तरां बंद, ढाबे बंद, सब बंद। आप देखिए किस तरह लोग लाइन में लगे हैं, लेकिन 92,000 मीट्रिक टन, 2 जहाज 46,000 मीट्रिक टन लाया है, उसके लिए महान हाहाकार मचा है। अजीज भाई, आ कैसे गए? ईरान से तो ईरान तो नाराज चल रहा था ना हमसे सर, ये आ कैसे गए इसका बताइए ना, ये कैसे आ गए? अरे सर सुनेंगे नहीं तो ऐसे नहीं सर। सर मेरी बात सुनिए। देखिए सोमनाथ जी ने जो बात कही थी उसका वीडियो नहीं दिखा पाए। मैं कहिए वीडियो दिखा दूं कि जो वहां के जो डिप्लोमेट ने कहा है, क्या स्टेटमेंट दिया है, और उसके बाद वहां के एम्बेसडर ने यहां पे क्या दिया है। उन्होंने बिल्कुल वाकई में स्पष्ट इस बात को कहा है कि भारत के लोगों ने जिस तरह कंडेम किया, जिस तरह उनका लगाव लगा, तो पहले क्यों अटकी हुई थी फिर? सुनिए मेरी बात, पहले क्यों अटकी हुई थी? सुन लिया सर, आप पूरी बात, अब नहीं कंप्लीट है अमन भाई, हर इस लॉजिक से तो किल्लत होती ही नहीं फिर। सर मेरी बात सुन ले सर, नहीं सर सुने मेरी बात। सच ये है कि जिस तरह हिंदुस्तान के लोगों ने हमदर्दी जताई, हम चाहते हैं कि यहां के लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन नहीं उनका सुनिए मेरी बात। अरे सर भाई एक मिनट, ये बहुत जरूरी है, आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं आप अपनी बात को। एक मिनट रुकिए, एक मिनट अजीज भाई, विद ड्यू सर, एक मिनट विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपने बोला भारत के लोगों के मन की वजह से, ठीक, तो फिर अभी दूसरी लाइन में आपने बोला वहां हमारे 20 से 25 अटके हुए हैं, तो वो क्यों अटके हुए हैं फिर? नंबर 1। नंबर 2, अगर भारत के लोगों के मन की वजह से ही छोड़ा तो 2 क्यों छोड़े? सिर्फ 2 ही क्यों छोड़े बताइए ना, 2 ही क्यों छोड़े? इतने अटके क्यों हैं और किल्लत हुई क्यों फिर? नहीं करने देंगे, या तो मुझे वीडियो दिखाने दें, सर स्टेटमेंट दिखाने दें, स्टेटमेंट में दिखाऊंगा, प्रूफ के तहत बात करूंगा, इधर उधर नहीं, इधर उधर की बातें मैं नहीं करता हूं। ठीक है सर, मुझे बोलने दें। सर मुझे बोलने नहीं देंगे, काम नहीं बनेगा, बोलने दें प्लीज। अब अमन भाई मुझे मौका दें, या तो देखिए, या तो मुझे बोलने दें, या तो वीडियो दिखाने दें, हम उसका बाकायदे तथ्य सहित बात रखेंगे। सर दूसरी बात, सर दूसरी बात देखिए, कोई रिश्ते में कोई बहुत घनिष्ठता नहीं आ गई है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह ये फॉरेन पॉलिसी है ना, उस फॉरेन पॉलिसी में आज पूरी तरह से घिरे हुए हैं, पूरी तरह से फेल हो गए, पूरी तरह से फेल है। और अगर वाकई में फॉरेन पॉलिसी हमारी अच्छी होती तो शायद आज जो 28 तो एक भी ना आता, ठीक है, वो खड़े नहीं होते। नहीं फॉरेन पॉलिसी की वजह से तो आए नहीं है भाई, छोड़ दीजिए ना। मैं तो फॉरेन पॉलिसी वजह, ये तो लोगों के मन की वजह से आए हैं ना, बस हो गया सर, बहुत लंबा बोले आप। ये तो जनता के मूड की वजह से आए हैं, तो जनता के मूड की वजह से आने थे तो क्यों रोके हुए हैं वहां पर? तो क्यों रोके हुए हैं वहां पर? जनता के मूड की वजह से आने थे तो किल्लत क्यों है? जनता के मूड की वजह से ही अगर ये होता तो 2 ही क्यों छोड़े? ये 3 सवाल है सोमनाथ जी, अगर आप जवाब देना चाहें। जनता का मूड अगर होता तो बाकी क्यों अटके हुए हैं? जनता का मूड अगर है तो 2 ही क्यों छोड़े? जनता का मूड अगर है तो किल्लत हुई क्यों? ये 3 सवाल है सोमनाथ भारती जी। अजीज भाई प्लीज, अजीज भाई आप बहुत देर बोले हैं, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, अब रुकिए, सोमनाथ जी को बोलने देते हैं, आम आदमी पार्टी। सोमनाथ जी प्लीज। अमन जी देखिए, ऐसा है कि भाजपा के जो हमारे स्पोक्स पर्सन है प्रदीप जी, वो कह रहे थे भाई आम आदमी पार्टी को तवज्जो क्यों देते हो, कांग्रेस के बारे में बोल रहे हैं भाई ये तो इनके नेता को तवज्जो क्यों देते हो। अरे भैया कहाँ, अमन जी कहाँ तवज्जो देते हैं हम लोगों को? ठीक है प्रदीप जी, बिल्कुल खुश रहिए, अमन जी एसेट हैं। आज तो इनकी डिमांड बहुत बढ़ गई आम आदमी पार्टी की तरफ से भी, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी। सुनिए, ऐसा है मेरे दोस्त कि 92,000 जो मेट्रिक टन आया है गैस LPG, एक दिन की खपत है पूरे हिंदुस्तान की। आपको क्या लग रहा है कि हम समस्या से उबर गए हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय विदेश मंत्री जी का बहुत बड़ा इस वक्त टेस्टिंग चल रहा है कि जिस प्रकार से वो नहीं बोल पाए ईरान पर जब अटैक हुआ, उसका भुगतान भारत कर रहा है। 2 व्यक्तियों की जान तो ऑन रिकॉर्ड आ गई, जो बेचारे चले गए, जिनकी जान चली गई, जो लाइनों में खड़े हुए थे। आज मैंने अपना किचन, चूंकि मेरे घर में पाइप्ड गैस आता है, मेरा गैस तो आ रहा है इस वक्त, तो मैंने जहाँ जो मेरे स्टाफ के पास सिलेंडर आता था, मैंने अपना किचन अपने स्टाफ के लिए खोल दिया कि तुम लोग अपना खाना बनाओ, खाओ, परिवार सहित खाना बनाओ। मेरा अपना किचन आज मैंने अपने स्टाफ के लिए खोल दिया। मैं आपके जरिए देश को कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ गरीब लोग सिलेंडर पे हैं, तो कृपया करके LPG गैस जिनके घर में आ रहा है पाइप वाला,
वो अपना अपना किचन खोल दीजिए, क्या मुसीबत है। इस वक्त तो देखिए एन केन प्राकरण जो मुसीबत आई है देश के ऊपर, हम सबको इकट्ठे उभरना है, क्योंकि वो जब मुसीबत आएगी तो कोई किसी प्रकार से भी आए, नहीं बिल्कुल इकट्ठे उभरेंगे। इस चीज के लिए भाई कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए देश बिल्कुल में। ठीक है आप कह रहे हैं सोमनाथ जी, लेकिन बहुत अच्छी चीज है, इसलिए मैं बहुत कहना खुश चाहता हूं हुआ। कि देखिए, मैं सोमनाथ जी इसमें खुश हुआ, जवाब लेकिन देंगे। मुझे लग रहा है कि जहाज आने राजनीति- से आप खुश नहीं है सर। ईरान ने जो जहाज अलाउ किए, नहीं, आप मैं खुश खुश हूं। नजर नहीं आ रहे सर। लेकिन मैं माननीय अमन जी, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं जी। भाई, हर्षवर्धन जी ने तो मेरे वकालत पे भी डाउट करने का प्रदीप जी आ प्रत्यक्ष, रहा हूं। मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि एक दिन का खुराक आया है अभी, एक दिन का कंजम्पशन आया अरे है कैसे आ गया? जब तक ये भाई रेगुलर सोमनाथ जी, नहीं बनता, मैं तो जान रहा हूं एक कैसे आ रेगुलर गया। फीचर नहीं बनता। आप लोग तो कह रहे थे ना ईरान अरे से मैं तो दुश्मनी कह रहा हो गई, हूं, ये हो मैं गया तो वो हो कह गया। रहा हूं। हर्षवर्धन जी बोलना चाह रहे हैं सोमनाथ जी, अगर फिर नहीं प्रदीप आता भाई, मैं आपके साथ होता, आ रहा हूं। अगर नहीं जी। आता होता माननीय अमन जी। जी, तो कृपया करके आज आपके चैनल पे औरों चैनल पे ये एक जहाज को लेके बार बार दिखा रहे मुझे होते, तो ये मुझे जैसे कि समस्या आज ये समाधान हो गया हो। थोड़ा सा मैं तो एक आज आक्षेप समस्या का लगा रहा हूं समाधान आप हुआ पर। नहीं है। मैं एक आक्षेप आप लगा एक रहा हूं comfort आप level पर। देने का प्रयत्न आप कर रहे हैं। आप लोग ईरान को जबरदस्ती दुश्मन साबित करने पर भारत का तुले हुए हैं। बुरा मानिए सही मानिए, इस संकट के समय में आप लोग ये साबित करने पर तुले नहीं, ईरान का तो भारत दुश्मन हो गया, ईरान का तो भारत दुश्मन हो गया, कहीं गैस अटक जाए और फिर आपको मोदी को कोसने का मौका मिल जाएगा। नहीं है सर, ऐसा नहीं क्या है। उम्मीद थी? ये मैं आपको 10 आर्टिकल मेरी एयरपोर्ट रिसर्च आपको- टीम ने भेजे हैं, आपको दिया, बिकॉज इंडिया इज आवर फ्रेंड। चाबहार ईरान रिपोर्ट कंफर्म्स आपको दिया, सेफ भारत को प्रायोरिटाइज किया ये देखिए, पाकिस्तान मैं से। सर आप कह रहे थे क्या ना, किया आपने उसके साथ? मैं आपको दिखा देता हूं इसे सर। ये ईरान की तरफ से 10 अभी आर्टिकल मेरी रिसर्च टीम ने भेजे हैं। ईरान, बिकॉज इंडिया इज आवर फ्रेंड, ईरान कंफर्म सेफ पैसेज फॉर इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स वाया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये ईरान की तरफ से कहा गया, बिकॉज भारत हमारा दोस्त है, मित्र देश है। आप लोग क्यों दुश्मन साबित करने में तुले हो अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में सर? मैं आक्षेप आप पर लगा रहा हूं, बुरा माने सही माने। हर्षवर्धन त्रिपाठी चाइना के जहाजों को रोका नहीं गया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चाइना और रूस आप ठीक कह रहे हैं, बिकॉज उन्होंने इस युद्ध में साइड ली है। आप ठीक कह रहे हैं, हम ईरान के खिलाफ नहीं है सर, ना हम इजराइल के खिलाफ हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, फिर प्रदीप भंडारी। हर्षवर्धन त्रिपाठी, फिर एक फैक्ट बताता हूं, और मैं फिर कह रहा हूं सोमनाथ भाई उसका भी जवाब दे पाएंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, पहले वाले के तो नहीं दे पाएगा। अब जैसे ये लोग कह रहे हैं ना कि जनता अगर होती तो जनता पाकिस्तान से, कितना प्रेम था पाकिस्तान से, बम आता था, आतंकवादी आते थे। अब जरा एक और आ जाते हैं, ये कह रहे हैं रशिया और चाइना के जहाज तो निकल आए। अभी यूनाइटेड नेशंस में एक प्रस्ताव आया था, पता नहीं उसके बारे में पढ़ लिख के आए कि नहीं। उस प्रस्ताव में रशिया और चाइना चाहते तो वीटो कर देते। भाई वो तो ईरान के बड़े अच्छे दोस्त है ना, फैक्ट ये लोग भूल जाते हैं। ये लोग सिर्फ भारत को कमजोर करने वाला कोई खबर खोजते हैं। कांग्रेस को लाइन वाला फोटो डिलीट करना पड़ा, पवन खेड़ा जी को अमेरिका जाने वाला पोस्ट डिलीट करना पड़ा, और इनके इकोसिस्टम को, अरे ईरान ने तो कहा ही नहीं, ईरान के सोर्सेज के हवाले, ईरान की खबर नहीं मिल रही। बम में तेहरान तबाह है, बम में ईरान तबाह है, और ये कह रहे हैं कि हमको सोर्सेज से खबर मिल गई, उसको उन्हें डिलीट करना पड़ गया। तो सवाल ये है कि क्या रशिया और चाइना वो खड़ा हुआ ईरान के साथ यूनाइटेड नेशंस में? नहीं खड़ा हुआ, ये पहले समझिए। और डिप्लोमेसी है, इसी वजह से आ रहा है। कल को युद्ध अगर बढ़ गया तो सोमनाथ भाई ये भी संकट होगा, क्योंकि अगर खाड़ी में कहीं गलती से मिसाइलें, ड्रोन, बम बरसने लगे तो फिर जाने आने या छूट देने का कुछ रह ही नहीं जाएगा। मैं ये कह रहा हूं, ये युद्ध का समय है, इसमें देश के तौर पर खड़ा होना चाहिए। दुर्भाग्य से विपक्ष की अगुवाई में एक बड़ा इकोसिस्टम है जो हर वक्त ये कोशिश करता रहता है कि देश कमजोर दिखे, देश की नीति गड़बड़ है, देश नहीं कर पा रहा है, और ये कहेंगे अरे देखो देश कमजोर हो गया, चलो सरकार जी आप ही बोले, फिर अजीज भाई आपके पास आ रहा हूं, जवाब देना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं और भी संकट में और भी मौके मिलेंगे मोदी को घेरने के चक्कर में सर। अभी घेरने के चक्कर में देश के साथ रिश्ते खराब हो जाए, गैस का संकट हो जाए, मोदी को कोसने का मौका मिल जाए, सोमनाथ भाई ये तो ठीक नहीं है ना, ये तो गलत होगा। मोदी को घेरने के और भी मौके मिलेंगे। देखिए सोमनाथ जी, माननीय हर्षवर्धन जी बड़े सीनियर हैं, मैं बड़ा इज्जत करता हूं उनका। चाइना और रशिया ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, एब्सटेन किया, उसमें वीटो नहीं किया, लेकिन पार्टिसिपेट भी नहीं किया। ठीक है, क्योंकि इस वक्त हर देश चाह रहा है, देखिए यूके ने, नॉर्वे ने, स्पेन ने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि यूएस इंपोज वॉर में हम हिस्सा नहीं लेंगे, खुल्लम खुल्ला कह दिया। सर हम भी नहीं लेंगे। आज अमेरिका गिड़गिड़ा रहा है नाटो के सामने कि चाइना आ जाओ, ये आ जाओ, वो आ जाओ। अरे अमेरिका को घुटने पे लाके खड़ा कर दिया ये जो वॉर हुआ है। आज इस प्रकार से ट्रंप पहली बार गिड़गिड़ाते दिखा, बड़ा अच्छा लगा,
बड़ा अच्छा होता अगर ये ट्रम्प गिड़गिड़ाता मोदी जी के सामने, लेकिन उल्टा हो रहा है। पर हम तो चाहते हैं 56 इंच वाले हमारे प्रधानमंत्री के सामने ट्रम्प गिड़गिड़ाए। ट्रम्प गिड़गिड़ाए ना उल्टा गिड़गिड़ाए, ऐसे रामन जी, उल्टा भाई। कैसे हो रहा है? उल्टा कैसे हो रहा है? अमन जी, ऐसा होता है कि जो अमेरिका ने कहा रशिया से तेल नहीं खरीदेगा भारत, हमारे एक जवाब नहीं, चलो 2 महीने के लिए खरीद लो हमारे, अरे भाई उसके हम गुलाम है क्या? अमेरिका गुलाम है क्या? दीजिए भाई हम बताइए। लड़के मरना चाहेंगे, झुकना नहीं चाहेंगे। कुछ ऐसा ही है, वो पहले हम भी भगत जिक्र सिंह हुआ के इसमें, चेले हैं। वो पहले भी जिक्र हुआ, झुकेंगे प्रदीप सर। भंडारी, समझ फिर चला क्या तहसीन मरने और वाला? अजीज भाई। मैं एक बार प्रदीप भंडारी जवाब देना चाह रहे हैं। वो पहले भी हुआ है कि कल को सोमनाथ भारती कहें कि अमन की डिबेट का टॉपिक तो मैं तय करता हूं। ये होता है भौकाल टाइट करना, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना। ट्रम्प भी वही कर रहे हैं कि मैंने अलाउ किया, मैंने अलाउ किया। फैक्चुअल क्या है वो आप भी जानते हैं। हमने तो खेल खरीदना बंद ही नहीं किया था सर, ये तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं सर। आप ज्यादा जो है लर्नेड लॉयर हैं सर, आपको पता है भारत ने खरीदना बंद ही नहीं किया। 10 लाख बैरल प्रतिदिन, आप भी जानते हैं, बंद किया नहीं और वो परमिशन दे रहा है। ठीक है, चलिए सर, आपकी पॉलिटिक्स अरे, आपको मुबारक। अमन भाई। प्रदीप भाई आप बोलिए, फिर तहसीन और अजीज भाई आपके पास आऊंगा। प्रदीप फिर अमन जी फिर आपने डिबेट में दूसरी बार इतना सीरियसली सोमनाथ भारती और आम आदमी पार्टी को ले लिया। पहली बार भी मैंने इनको फैक्ट चेक किया, अब आप मुझे विमर्श कर रहे हैं, दूसरी बार इनको मैं फैक्ट चेक करूं? काहे आप इनको इतना सीरियसली लेते हैं? इनके कार्यकर्ता इनको इतना सीरियसली लेते हैं, इनके नेताओं को, जितना आप लेने लग गए हैं आजकल। चलिए कोई बात नहीं। अरे दिल्ली की जनता ने भी लिया था भाई, 70 में से कितनी सीटें दी थी भूल गए? हाँ तो वो दिन गए, उसके बाद जब शीशमहल में गए उसके बाद इनका असली सब सामने आ गया। वो शीशमहल के पुराने वाले दिन थे। आज आप शीशमहल ज्यादा बोल रहे हैं, शराब घोटाला नहीं बोल रहे हैं। आपका शराब घोटाला धूल चाट रहा है। अरे वो शराब शराब घोटाला शीशमहल के अंदर ही किया करवा लो एक था। बार। शराब घोटाला शीशमहल के अंदर किया था, घबराइए मत। अच्छा सुनिए, ठीक है, चलिए टॉपिक सोमनाथ भाई, फिर तहसीन और अजीज भाई आ रहा हूं। प्रदीप भंडारी, सोमनाथ भाई, मेरा बहुत ज्यादा आपकी प्रशंसा करने की इच्छा हो रही है। अगर आप डेट और तारीख बता दे जब हिंदुस्तान ने रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया था और फरवरी के महीने में हिंदुस्तान ने सबसे ज्यादा ऑयल रशिया से इंपोर्ट किया था, अगर ये सत्य नहीं है तो आपके लिए मैं ताली बजाऊंगा, वरना आप जो है डिबेट छोड़ के चले जाइए। पर मैं बड़ी बात कहूंगा अमन भाई, ये बात सबसे बोल रहे हैं कि एक दिन, अरे भैया 250 मिलियन बैरल तो हमारे पास रिजर्व है। 250 मिलियन बैरल रिजर्व है। अरे ये जब टैंकर नहीं आया था तो इसके पहले 33 करोड़ लोगों की एलपीजी बंद हो गई थी क्या? इनके समय 0 ऑयल रिजर्व थे, 0 अंडा ऑयल रिजर्व थे। हमारे समय में स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है। इनको समझ में मैं नहीं आता, जब भी देश का भला होता है ये फेक न्यूज फैला के देश में गुमराह करने का माहौल, पैनिक करने का माहौल क्यों करते हैं? 2011 की इनको पोस्ट डिलीट करनी पड़ी। ये इनको मैं कह रहा हूं, ये बाद में राजनीति कर लेना 1 महीने बाद मोदी जी से, बीजेपी से, जब चुनाव आएगा। अभी तो देश के साथ खड़े रहो। तहसीन ये पोस्ट और डिलीट करने पड़े ना तहसीन भाई, कांग्रेस को 2 पोस्ट। पवन खेड़ा जी ने बता दिया था ये तो अमेरिका जा रहा था, वो मैं डेटा के 2011 वाला भी डिलीट हुआ। तहसीन मैं डेटा के साथ आपको जवाब दे देता हूं अमन भाई। जब आदरणीय स्वर्गवासी अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री पद छोड़े 2004 में, जब यूपी की सरकार आई, भारत का एनुअल एलपीजी प्रोडक्शन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन 2 मिलियन मेट्रिक टन था। जब आदरणीय मनमोहन सिंह जी 2014 में छोड़े, ये हो गया 11 मिलियन मेट्रिक टन। आज 11 साल इस हुकूमत के बाद है 13 मिलियन मेट्रिक टन। किसने बढ़ाया? यूपीए की सरकार ने बढ़ाया। ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के आंकड़े जो पार्लियामेंट में पेश किए गए। दूसरी चीज से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो हमारा था, ये बनाने वाले आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने 2004 में इसको सैंक्शन किया। 2013-14 के बजट में, 2016 में आदरणीय मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। मुझे बताया इन्होंने क्या किया? ये सैंक्शन 2004 के बजट में है और इसकी कल्पना आदरणीय आप फैक्ट्स पर बात करते हैं, फिगर्स पर। थोड़ी सी ट्रेनिंग दीजिए सोशल मीडिया टीम को कांग्रेस की। क्यों ट्वीट डिलीट कराने पड़ रहे हैं? बार ट्वीट होते हैं, वे डिलीट होते हैं। पवन खेड़ा जी ने भी ट्वीट किया, डिलीट करा। आप थोड़ा ट्रेनिंग दीजिए, आपके पास अच्छे फैक्ट्स फिगर्स है। आप जानता हूं आप फैक्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। कांग्रेस नहीं, थैंक यू नहीं, कांग्रेस को थोड़ा समझाइए कहां ये किस। मैं एक और फैक्ट बोल दूं? नहीं, ये पवन खेड़ा जी को ट्वीट डिलीट करना पड़ा, उससे पहले कांग्रेस को 2011 की तस्वीर लगा दी। थोड़ा ट्रेनिंग दीजिए ना। पहले एक बार अजीज खान बोलेंगे, उसके बाद प्रदीप भाई आप जवाब देंगे। लेकिन पहले अजीज खान। नहीं, मैं आऊंगा सर, प्लीज। इक्वल अपॉर्चुनिटी बहुत जरूरी है भाई, प्लीज। अजीज की भी गैस, अजीज जी की भी, मोदी जी की गैस थोड़ी ना, एलपीजी गैस तो अजीज भाई की भी है। वो थोड़ी ना मोदी की वैक्सीन कह दी थी और कोई मोदी की एलपीजी यूज ही नहीं करेंगे। नहीं अजीज भाई, ऐसा तो नहीं है ना कि मोदी जी की एलपीजी हम क्यों यूज करेंगे? जी अमन भाई ठीक बात कह रहे हैं जी। अभी बार कह रहे हैं प्रदीप भंडारी कि साहब देश के साथ नहीं खड़ा है विपक्ष, देश के साथ ही खड़ा है विपक्ष। यही तो बताना चाहते हैं कि अगर देश के साथ खड़ा ना होता तो आज जिस तरीके से हालात पैदा हैं, मोदी जी की विदेश नीति फेल है, यकीन मानिए हाहाकार मच जाता। विपक्ष साथ खड़ा है, लेकिन विपक्ष चाहता सचेत हो जाओ,
ये विदेश नीति ठीक नहीं है कि वो अमेरिका, वो इजराइल जो आपका दुश्मन है, जो आपका हमेशा विरोध करता है, जो आपको हमेशा कहीं ना कहीं बेइज्जत करना चाहता है, आप उसके साथ मत रहो, वो हमेशा नुकसान पहुंचाएगा। ईरान आपका मित्र है हजारों सालों से, ईरान के साथ रहिए और ईरान पर हमदर्दी जताइए। आप देखिए माननीय मोदी जी ने 2 शब्द ईरान के बारे में, हमने इस आयत की जो मृत्यु हुई, जो डेथ हुआ, उसमें नहीं बोले। बस बोलिए प्रदीप भंडारी, बोलिए। बोलिए। बट अब जब ये कह रहे थे ना कि मोदी की विदेश नीति फेल हो गई है, उसी दौरान उसके बगल में आपकी तस्वीर चल रही थी जो एलपीजी का वो जो गैस आया टैंकर, तो बड़ा अच्छा ये एक पैराडॉक्स था। आप बोल रहे हैं नहीं, बिल्कुल मैं अमन भाई, इनकी विदेश नीति ये थी कि इनके समय में ईरान जो है $1 मिलियन की गारंटी मांग रहा था हिंदुस्तान की वेसल को छोड़ने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति ये है कि जब भारत के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इकलौता ऐसा देश है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपनी पूरी एनर्जी रिक्वायरमेंट ला भी रहा है और एलपीजी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, छोटा सा ब्रेक, थैंक यू सो मच, छोटा सा ब्रेक।